मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको आपकी कक्षा 7 का छत्तीसगढ़ भारती पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 4 मौसी। इस कहानी के लेखक श्री भीष्म साहनी जी हैं। बच्चों, आप सभी मौसी को तो जानते ही होंगे, आपकी भी मौसी है। पर यहाँ पर जो मौसी है वो सबकी मौसी है। तो चलो इस मौसी की कहानी सुने। पर इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपको पाठ का परिचय दे दूं। प्रस्तुत कहानी एक स्त्री के मानवीय लगाव और स्वभाव के उदात्त स्वरूप का वर्णन है, जो सबके सुख दुख में अपनी पहल और प्रतिबद्धता के साथ शामिल होती है। वह बड़ों के लिए ही नहीं, बच्चों के साथ भी उनके खेल खिलौने और कथा संसार की आनंदमयी पूरी दुनिया में शामिल रहती है। लेकिन सबके काम आने वाली मौसी जब बीमार पड़ती है तो उसके साथ किस प्रकार की उपेक्षा का व्यवहार होता है, जानना कारुणिक लगता है। बच्चों की आत्मीयता और रागात्मक भाव मौसी के इस एहसास को जागृत कर देते हैं, जिससे मौसी बेहद विश्वास के साथ कहती है कि अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो बच्चों, अब ऐसा मौसी क्यों कहती है? तो चलो कहानी सुने। उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। किसी के घर बच्चा बीमार होता तो सबसे पहले मौसी को ही बुलाया जाता। किसी के घर शादी होती तो वहाँ भी सबसे पहले मौसी ही पहुँचती। दिन भर मोहल्ले में कभी एक के घर तो कभी दूसरे के घर मौसी बैठी नजर आती। कभी किसी के घर के आंगन में बैठी लड़की के बाल काट रही होती, यानी चुटिया बना रही होती। कभी किसी के घर की छत पर सलजम की कतलियां सूखने के लिए डाल रही होती। जब चंदू की बहन की शादी हुई तो मौसी दिन भर दुल्हन की हथेलियों पर मेहंदी के बेल बूटे बनाती रही। एक दिन आंगन में बैठी मौसी नीले रंग के पल्ले पर झिलमिलाते सितारे टाक रही थी। हम बच्चों से बोली, आओ तुम्हें सितारों जड़ा आसमान दिखाऊं, कहकर उसने हमारे सामने पल्ला बिछा दिया। सचमुच हमें ऐसा लगा जैसे तारों से झिलमिलाता आकाश हमारे सामने फैल गया हो। बड़ी बहन सुनाती थी कि पहले मौसी तीज त्योहार के मौके पर नाचा भी करती थी, तरह तरह के स्वांग भरती यानी नाटक करती। पर अब वह कुछ कुछ बुढ़ा गई थी, यानी बुढ़िया हो गई थी। मौसी कौन थी, कहाँ से आई थी, कोई नहीं जानता था। किसी को यह भी मालूम नहीं था कि वह रहती कहाँ है। एक बार माँ ने मुझसे कहा, जा मौसी को बुला ला। मैंने पूछा, कहाँ मिलेगी? माँ बोली, मोहल्ले में ही कहीं मिलेगी। यह भी कोई नहीं जानता था कि मौसी कब उस मोहल्ले में आई थी। बच्चे जब बड़े हो जाते, छोटे स्कूल को छोड़कर मिडिल स्कूल में जाने लगते तो मौसी का दामन छोड़ देते, यानी प्राइमरी से जब वो मिडिल स्कूल में जाते तो वो मौसी को छोड़ देते थे। तब मोहल्ले के दूसरे नन्हे बच्चे उसका साथ पकड़ लेते थे। रोज दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले पहुंच जाती थी। वहाँ सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ चुटकुले सुनाना बहुत पसंद था। जब शाम हो जाती और बच्चे खेलकर थक जाते तो मौसी को घेर कर बैठ जाते, उससे कहानियाँ सुनते। आज मुझे जितनी कहानियाँ याद हैं, तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, सुंदर बाई की कहानी, वे मैंने मौसी के मुंह से ही सुनी थी। मौसी मैला सा दुपट्टा ओढ़े रहती थी। उसके हर कोने में कुछ न कुछ बंधा रहता था। किसी कोने में थोड़े से चने, किसी में टिकिया, किसी में दाल फुलिया। मौसी दुपट्टे के छोरे को खोलकर हम सब की हथेली पर थोड़ा थोड़ा चना चबेना रख देती। एक बार मैंने माँ को बताया तो माँ ने मना कर दिया। उस गरीबने से लेकर क्यों खाते हो? वह थोड़ा सा चना चबेना अपने लिए रखती होगी। मौसी के साथ दिन रात रहते हुए भी कोई नहीं जानता था मौसी कौन है, उसका कोई सगा संबंधी है भी या नहीं। कोई बच्चा उससे पूछता, मौसी तुम कहाँ की रहने वाली हो? तो कहती, तुम्हारे मोहल्ले की। तुम कौन हो? तो कहती, तुम्हारी मौसी। तुम्हारे बेटे बेटियाँ कहाँ हैं? तो अपनी उंगली से एक एक बच्चे को छूकर कहती, यह मेरा बेटा, यह मेरी बेटी। नाम पूछो तो कहती, मैं मौसी हूँ, यही मेरा नाम है। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, हम लोग बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली।
उस दिन बच्चों को कोई लेने नहीं गया। दोपहर को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। सभी ने एक दूसरे से पूछा, पर किसी को मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता न चला। कोई कहता मौसी बीमार है, कोई कहता वह अपने गांव चली गई है। मौसी के न रहने से मोहल्ला बड़ा खाली खाली लगता था। पेड़ के नीचे भी सूना सूना रहता था। कुछ दिन बाद एक मोची पेड़ के नीचे आकर बैठने लगा, पर बच्चों ने उसे खदेड़ कर भगा दिया। बच्चों ने मोची से कहा, यह मौसी की जगह है, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। मौसी पेड़ के नीचे बैठती थी तो घर वालों को भी बच्चों की चिंता नहीं थी। अब वे बच्चों को बाहर नहीं खेलने देते थे। एक दिन हम मौसी की खोज में घूम रहे थे, तभी हमें एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची बोलने की आवाज़ सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ पड़ी हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। मौसी का नाम सुनकर हम सब ठिठक कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार में से अंदर झांक कर देखा, आंगन में मौसी एक खाट पर लेटी थी। बाल उलझे हुए और चेहरा पीला व सूखा हुआ था। उसके पास ही खड़ी एक औरत उसे डांटे जा रही थी। मैं चली जाऊंगी, जरा शरीर संभल जाए। तू अपने गांव चली जा। गांव में मेरा कौन बैठा है? कहती कहती मौसी रुआसी हो गई। हमें बहुत गुस्सा आया। मैंने घर लौटकर माँ से कहा तो वह बोली, बिज्जू की माँ कहाँ तक उसे अपने पास रख सकती है। मौसी उनके घर में काम तो करती नहीं। मगर माँ, वह तो सबका काम करती है। हाँ बेटा, मगर वह किसी के घर नौकरी तो नहीं करती। बात मेरी समझ में नहीं आई, पर मैं चुप हो गया। दूसरे दिन हमारा हॉकी मैच था। हम खेलकर लौट रहे थे। रास्ते में पुल पड़ता था। हम बातें करते आ रहे थे। एकाएक हमने मौसी को पुल पर बैठे देखा। पास में एक छोटी सी गठरी और लाठी रखी थी। मौसी को देखते ही हम सब उसे घेर कर खड़े हो गए। तू इतने दिन तक कहाँ थी मौसी? एक ने पूछा। यहाँ क्या कर रही है मौसी? दूसरे ने कहा। यहाँ क्यों बैठी है मौसी? मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। तू तो बीमार थी ना मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बेटा, अब ठीक हो गई हूँ। देखते नहीं, अपने पैरों से चलकर यहाँ तक आई हूँ। तू क्यों जा रही है मौसी? तू मत जा। मैं बूढ़ी हूँ ना बेटे, अब मैं फिर से जवान होकर आऊँगी, मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे लिए क्या लाएगी मौसी? लाऊंगी, चना चबेली लाऊंगी, गुड़ शक्कर लाऊंगी, लड़कियों के लिए मोती लाऊंगी, मौसी ने कहा। थोड़ी देर तक मौसी के पास बतियाकर लड़के आगे बढ़ गए। इन्हें बात करके वो आगे बढ़ गए, पर थोड़ी दूर जाने पर लड़कों ने जब मुड़कर देखा तो मौसी पुल पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखें ऐसी छलछला आई थी कि आंसू थमने में नहीं आते थे। सहसा सभी लड़के लौट पड़े। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, तू हमारे साथ वापस मोहल्ले में चल। सबने एक स्वर में कहा, यानी सबने एक साथ कहा कि तू हमारे साथ वापस मोहल्ले चल। नहीं बेटा, अब मुझे जाना ही है, मौसी हकलाते हुए बोली। पर लड़के ना माने। 2-3 जने भाग कर सड़क पार कर गए। जहाँ एक दुकान के सामने खाट बिछी थी, वे खाट उठा लाए। उस पर उन्होंने मौसी को ज़बरदस्ती बैठा दिया, साथ में गठरी और लाठी भी रख दी। फिर खाट उठाकर सभी बच्चे मोहल्ले की ओर चल दिए। खाट को बच्चे सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया उठा लाया। योगराज अपने घर से एक कटोरा दूध, यानी योगराज ने अपने घर से एक कटोरा दूध भी ले आया। गोपाल अपने घर से लैंप उठा लाया, जिसे उसके घर वाले रात को सीढ़ियों में रखा करते थे। बलदेव के पिताजी डॉक्टर थे। वह भागता हुआ गया, अपने पिताजी को दुकान से खींच लाया। मौसी बीमार है, आप चलकर देखिए। लड़के आपस में बारियां बांधने लगे कि मौसी के पास रात के पहले पहर में कौन रहेगा और दूसरे पहर में कौन। उन्हें डर था कि मौसी को अगर अकेले छोड़ा तो वह भाग जाएगी। बच्चों का अपने प्रति इतना प्रेम देखकर मौसी कहती है, अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी।
तुम जाओ अपने अपने घर। जब मौसी ने तसल्ली दी तब जाकर सबको चैन आया। इस तरह मौसी मोहल्ले में लौट आई। बच्चों ने उसे जाने ही नहीं दिया। फिर तो वह स्वयं भी कहने लगी, अब मैं सड़क की पटरी पर सो जाया करूँगी, पर अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। बच्चों के उत्साह को देखकर बच्चों के घर वालों को भी मौसी की चिंता होने लगी। शीघ्र ही मौसी के रहने के लिए जगह मिल गई। हमारे स्कूल में ही हेडमास्टर जी ने उसे काम पर रख लिया, वहीं एक कोठरी में रहने के लिए जगह दे दी। इस बात को बहुत बरस बीत चुके हैं। मौसी अब भी वहीं है। वह अब सचमुच बुढ़ा गई है, लेकिन तंदुरुस्त है। पोपले मुंह से हंसती है तो बड़ी प्यारी लगती है। अब वह स्कूल की प्याऊ में बैठी बच्चों को पानी पिलाती है। जब जाड़े के दिन आते हैं यानी ठंड के दिन आते हैं तो प्याऊ से हटकर स्कूल के आंगन की धूप में बैठ जाती है। आधी छुट्टी के वक्त बच्चे उसे घेरे रहते हैं। उसके दुपट्टे के छोरों में पहले की तरह चना चबेला, मूंगफली, दाल फुलिया बंधे रहते हैं। मौसी बच्चों को कहानियाँ सुनाती। कौन कौन सी कहानियाँ आप सुनो? सुंदरबाई की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, तोता तोती की कहानी, उसे सब की खबर रहती है। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती है। सभी घरों में झांक झांक कर घर वालों की कुशल क्षेम पूछती है, यानी सबकी खैर खबर लेती है। फिर सांझ ढले अपनी कोठरी में लौट आती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? तो अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर पाठ से। पहला प्रश्न है, बच्चों को मौसी ने सितारों जड़ा आसमान कैसे दिखाया? तो बच्चों, इसका उत्तर है, मौसी एक दिन नीले रंग के पल्ले पर झिलमिलाते सितारे टाक रही थी। मौसी ने बच्चों के सामने वही सितारों जड़ा पल्ला बिछा दिया जो सचमुच आसमान में जड़े सितारों सा दिख रहा था। प्रश्न 2 है, नन्हे बच्चे मौसी का दामन कब छोड़ते थे? तो इसका उत्तर है, नन्हे बच्चे जब बड़े हो जाते, छोटे स्कूल को छोड़कर मिडिल स्कूल में जाते, तब वो मौसी का दामन छोड़ देते थे। प्रश्न 3 है, मौसी के न रहने पर मोहल्ला कैसा लग रहा था और क्यों? तो इसका उत्तर है, मौसी के न रहने पर मोहल्ला बड़ा खाली खाली और सूना सूना लग रहा था, क्योंकि मौसी का कई दिनों से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। प्रश्न 4 है, मौसी अचानक गायब क्यों हो गई? इसका उत्तर है, मौसी बीमार पड़ गई थी, इसीलिए वह अचानक गायब हो गई थी। प्रश्न 7 है, लड़कों ने मौसी के लिए क्या क्या किया? तो इसका उत्तर है, लड़कों ने मौसी को पुल के पास से एक खाट पर जबरदस्ती बैठाकर मोहल्ले में ले आए और मौसी के लिए तकिया, दरी, लैंप, दूध और जो भी ज़रूरी समझा वो किया। साथ ही इलाज की व्यवस्था भी की, जिससे जो भी बन पड़ा उसने वो किया। बच्चों, अब चलते हैं पाठ से आगे। पहला प्रश्न है, लेखक की माँ अपने बच्चे से कहती है कि उस गरीबिनी से लेकर क्यों खाते हो? वह थोड़ा सा चना चबेना अपने लिए रखती होगी। इन पंक्तियों में लेखक की माँ का कौन सा भाव मौसी के लिए छिपा है? आपस में विचार कर लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में लेखक की माँ का मौसी के प्रति प्रेम और दया का भाव छिपा है। प्रश्न 2 है, मैं बूढ़ी हूँ ना बेटे, अब फिर से जवान होकर मैं आऊँगी। मौसी ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो इसका उत्तर है, मौसी बीमार हो गई थी, उन्होंने सोचा होगा शायद अब वह नहीं बचेगी, इसीलिए ऐसा कहा होगा। तो बच्चों, प्रश्न 3 है, बिज्जू की माँ ने मौसी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, बुजुर्गों के साथ आपने इस तरह का व्यवहार होते देखा होगा। इस तरह की घटनाओं को देखकर आप क्या महसूस करते हैं? चर्चा कर लिखिए। तो बच्चों, बुजुर्गों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग का अपमान होता है, उन्हें कष्ट होता है। हम महसूस करते हैं कि लोगों में बुजुर्गों का सम्मान कम हो गया है, उनके प्रति प्रेम, दया और आदर की भावना ही खत्म हो गई है। तो चौथा प्रश्न है, बच्चों के लगाव से मौसी ने यह क्यों कहा, अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी? मौसी का यह वाक्य बच्चों के प्रति उनके किन भावों को प्रकट करते हैं? अपनी समझ को लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है, मौसी का यह वाक्य बच्चों के प्रति प्रेम और ममता, साथ ही अपनेपन का भाव प्रकट करता है। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ।